नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 2। कौन सा लेक्चर है बच्चों? लेक्चर नंबर 2 है। अध्याय 4 है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सांख्यिकी, कक्षा 11 अर्थशास्त्र। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज अपन लोग पढ़ेंगे बेटा आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग। तो जो टेबल का है वो टेबुलर जो प्रेजेंटेशन होता है वो पूरा आज हम पूरा डिटेल में अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे। सब कुछ आपका आज टेबुलर प्रेजेंटेशन से जो रिगार्डिंग है वो पूरा कवर हो जाएगा। ओके, और आप लोगों का पूरा कोर्स कवर हो, आपकी पूरी तैयारी हो, आपके पूरे स्कूल के ही क्लास 11th के एग्जाम में 100 में से 100 आए, उसके लिए आप लोगों के लिए कोर्सेज लेकर के आया है लर्निंग आर्ट्स। कक्षा 11 अर्थशास्त्र का, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का, कक्षा 11 भूगोल के कोर्सेज आप लोगों के लिए लेकर के आया है। और इन कोर्सेज में आप लोगों को मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स, जिसमें 24x7 आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे। इसमें आप लोगों को मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, इसमें आप लोगों को मिलेंगे क्लास की PDF और आपको वीडियोस मिलेंगे, और इसी के साथ आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये सभी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस में आप लोगों को दी जा रही है। अगर कोई भी विद्यार्थी इन सुविधाओं को लेने का इच्छुक है तो इन 2 नंबरों पर कॉल करे और टीम को कहे कि सर मैम हमारा इस सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। तीनों कोर्सेज अलग अलग हैं। जो जो सब्जेक्ट आपके पास हो, जैसे अर्थशास्त्र है तो उसका तो ले ही लीजिए, राजनीति विज्ञान है तो उसका भी ले सकते हैं, भूगोल है तो उसका भी ले सकते हैं। तो जो जो सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास हैं आप उनका कोर्स ले सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है प्लीज उनके कोर्सेज लीजिए और अपनी तैयारियों को पूरा कंप्लीट करिए। और ये है आप लोगों का अपना एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। सभी विद्यार्थी वहां से डाउनलोड करिए और सुविधाओं का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। एक बार ये वैसे हमने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, लेक्चर 1 में, आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। तो अपन एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज और करेंगे, फिर जो आगे किस प्रकार से पूरी जो सारणी है, टेबल है, वो कितने टाइप की होती है, जैसे मात्रात्मक के आधार पर है, गुणात्मक के आधार पर है, स्थानिक के आधार पर है, काल के आधार पर है, इस सभी आधारों को कवर करेंगे। फिर एक टेबल को बनाना कैसे चाहिए, उस टेबल पे कहाँ क्या नाम डालना चाहिए, कितनी संख्या डालनी चाहिए, आज ये हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। क्योंकि देखो जब हम ये बात कर रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, हम डेटा को प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। और जब भी डेटा प्रेजेंट किया जाए तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक यही मानसिकता होनी चाहिए कि सबसे आसान तरीके से बनाकर करके वो सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करना है, जिससे कि वो आसानी से उन चीजों को पढ़ पाए, आसानी से समझ पाए और आसानी से कंक्लूजन निकाल पाए। तो जब भी हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो हम आसानी बनाकर करके सामने वाले को देंगे, इसलिए हम टेबल भी बनाएंगे। तो टेबल बिल्कुल आसानी से किस प्रकार से वो समझ सकता है वो सारी चीजें उसके सामने मेंशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को पंक्तियों, क्षैतिज तथा स्तंभों को ऊर्ध्वाधर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अब जो सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में दिखाया जाता है। ये जैसे अपन लोग पहले कवर कर चुके हैं। आंकड़ों को पंक्तियों, क्षैतिज इस प्रकार से, ये लिंग, ग्रामीण, शहरी, योग इस प्रकार से, और स्तंभों के रूप में जो दिखाया गया है वो इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए नीचे दी गई सारणी 4.1, ये 4.1 है, जिसमें साक्षरता दर के बारे में जानकारी दी गई। तो जिसमें जो लिटरेसी रेट है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो जैसे ये तो देखिए ये क्षैतिज हो गए, पुरुष का ये हो गया, स्त्री का ये हो गया और एक योग का हो गया। इसी प्रकार से अब अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका जो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जो है, लिंग, ग्रामीण, शहरी क्षेत्र और योग, इस प्रकार से हो गया। इसमें तीनों पंक्तियां पुरुष, स्त्री तथा योग, तो ये जो तीनों पंक्तियां पुरुष की है, एक स्त्री की है और एक योग की है। इसी प्रकार से 3 स्तंभ, एक लिंग का है, एक ग्रामीण क्षेत्र का है, एक शहरी क्षेत्र का है और एक योग का है, जो टोटल है वो है। इससे 3x3 सारणी कहा जाता है, जिसमें 9 बॉक्स में 9 मदों की जानकारी दी गई है, जिसे सारणी की कोष्टिका कहा जाता है। तो इसे 3x3 सारणी कहा जाता है, 3x3 की सारणी कहा जाता है, मतलब जो 9 बॉक्स है उसकी मदों की कहा जाता है। तो इसको सारणी की कोष्टिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारणी की कोष्टिका कहा जाता है। प्रत्येक कोष्टिका किसी लिंग, स्त्री, पुरुष या योग की विशेषता और उसकी संख्या, ग्रामीण व्यक्तियों, शहरी व्यक्तियों तथा उनके योग का कुल साक्षरता
प्रतिशत की जानकारी देता है। तो अगर ये जो आप पंक्तियां और स्तंभ मिला लेंगे तो वो एक सारणी की कोष्टिका कहलाती है। और अब कोष्टिका जो है आप लोगों को किसी लिंग के बारे में, चाहे वो स्त्री पुरुष हो या उनका योग हो वो, और उसकी विशेषता की जैसे वो ग्रामीण व्यक्ति है, शहरी व्यक्ति है और उनका योग, इसकी पूरी जानकारी हम लोगों को प्रदान करती है। मतलब जो लिंग है उस आधार पे और ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र के आधार पे जो पूरी जानकारी है वो जानकारी टेबल में हम लोगों को मिल जाती है। आंकड़ों के सारणीयन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आंकड़ों को सांख्यिकी प्रयोग एवं उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए व्यवस्थित करता है। देखो आंकड़ों का ये जो सारणी हम लोग बनाते हैं, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन अपन लोग पढ़ रहे हैं बेटा, कि टेबल बना करके प्रेजेंट करना चाहिए, ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है इसका जो सबसे अच्छा लाभ है, जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, वो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि आंकड़ों को सांख्यिकी प्रयोग, मतलब आप ये जो संख्या के रूप में प्रयोग कर सकते हो और उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए व्यवस्थित करता है। तो अब निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, देखो अपन सांख्यिकी पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम एक बार हमें आसानी से कुछ डेटा मिल जाए और फिर उस डेटा से हम लोग कुछ डिसीजन ले सकें। जैसे मान लीजिए कि आज कोई बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, तो मैं उससे अगर ये बोलूं कि बेटा आप अभी तक जितने भी आपके स्कूल में एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम के जो नंबर आए हैं वो मुझे एक बार बताओ, तो वो मुझे बताएगा कि सर मेरे इतने इतना है। अब मेरे पास पूरा एक डेटा आ गया, अब उस डेटा से मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि इस बच्चे की कैसी स्थिति है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, कैसा है। तो उससे फिर मैं एक निर्णय, एक डिसीजन ले सकता हूं कि हाँ भाई मैं इसको इस प्रकार से ट्रीट करूंगा, मैं इसको ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं इसको ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो मैं एक मतलब पूरा निर्णय, एक डिसीजन ले सकता हूँ। इसी प्रकार से गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। सरकार क्या करती है, सरकार भी ये कर रही है कि गरीबों की काउंटिंग पता लगवाई, पता चला कि इसमें इतने लोग इसलिए गरीब हैं, कुछ इसलिए गरीब है, कुछ इसलिए गरीब है, फिर सरकार उन पर कुछ डिसीजन या निर्णय ले पाती है। तो ये जो सारणियन जो तरीका होता है इसका सबसे बढ़िया लाभ ये होता है कि आप सांख्यिकी प्रयोग करते हो और फिर उसके आधार पर आप आसानी से निर्णय ले सकते हो। निर्णय लेने के लिए उसको व्यवस्थित बनाया जाता है। सारणियन में प्रयुक्त वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं। जो सारणी में हम वर्गीकरण करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से बच्चों, पहला है गुणात्मक, ठीक है, मतलब गुणों के आधार पर। पहला कौन सा है, गुणात्मक है, गुणों के आधार पर। दूसरा है मात्रात्मक, मात्रा के आधार पर। तो ये जो गुणात्मक है इसको क्या कहा जाएगा, क्वालिटेटिव। और मात्रात्मक को क्या कहा जाएगा, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर ये बेटा कालिक वाला है, तो कालिक का मतलब है काल, समय के आधार पर, टाइम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आ जाएगा। ये किसके बेसिस पे है, टाइम के बेसिस पे। और लास्ट जो है वो स्थानिक, मतलब आप जिस भी प्लेस, स्थान की आप बात करो, जैसे हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करी, तो वो स्थान के आधार पे तो उस बेसिस पे आ जाएगा। अब सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे गुणात्मक वर्गीकरण की। कौन से वर्गीकरण की, गुणात्मक वर्गीकरण, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, गुणात्मक वर्गीकरण, या जिसको क्या कहा जा रहा है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जा रहा है। जब वर्गीकरण गुणात्मक विशिष्टता के साथ किया जाता है, जैसे कि सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति, राष्ट्रीयता इत्यादि, तो इसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। तो मतलब अगर हम कोई सामाजिक स्थिति के आधार पर कर रहे हैं, कोई भौतिक स्थिति का मतलब है कि वो जो उनकी फिजिकल कंडीशन है, जो जिस एरियाज में उनकी जो भौतिक स्थिति है कि हाँ भैया साहब ये पहाड़ी इलाका है, ये मैदानी इलाका है, इस प्रकार से। राष्ट्रीयता कि देश के हिसाब से साहब ये इस देश के हैं, ये इस देश के हैं, ये यहाँ के नागरिक हैं। तो इस आधार पर अगर हम करते हैं तो ये क्या है, गुणात्मक वर्गीकरण है कि साहब ये यहाँ के रहने वाले। देखो अब आप लोग बोलोगे सर देश में रह रहे हैं तो वो तो स्थान आ जाएगा, पर हम राष्ट्रीयता की, नेशनलिटी हमें कहाँ से, हम नागरिक कहाँ के, हमें नागरिकता कहाँ की मिली हुई है। भौतिक स्थिति हमारा वहाँ का मेन जो मतलब एक बड़ा रीजन है, जैसे हम कह रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्र एक बड़ा है, फिर स्पेसिफिक हम वहाँ कौन से रीजन में रह रहे हैं वो उसमें क्षेत्र वाले में आ जाएगा। उदाहरण के लिए सारणी 4.1 में वर्गीकरण की विशिष्टता लिंग एवं स्थान के आधार पर है, जो स्वभाव में गुणात्मक है। तो 4.1 सारणी 4.1 में अगर आप देखेंगे तो जो विशिष्टता है वो किस आधार पर है, लिंग के आधार पर और स्थान के आधार पर।
देखो लिंग और स्थान के आधार पे गुणों में देखो गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है, इनमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें स्थानिक और कालिक वो एक अलग ही बात है, पर यहाँ पे और भी जैसे अब आज अगर लिंग है तो लिंग ये क्या है, एक गुण है कि भैया ये पुरुष है, ये महिला है, ये महिला है, ये पुरुष है, तो ये गुण है। एक स्थान तो ये गुणात्मक है कि साहब इस गुण के बेसिस पे हमने जो आधार बनाया है टेबल बनाने का, वो गुण को बनाया कि ये वाला जो गुण है वो। तो यहाँ पे लिंग और स्थान जो है स्वाभाविक रूप से क्या है, गुण है। तो जैसे अपन ने देखते हैं इस पे, यहाँ पे लिंग पुरुष और स्त्री का लिया है और स्थान कौन कौन सा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, पुरुष जो है ग्रामीण क्षेत्र में 79% पुरुष जो है वो शिक्षित है, महिलाएं कितनी है 59% है, और शहरों में देखें तो 90% पुरुष एजुकेटेड है और यहाँ पर 80% महिलाएं लिटरेट है। ग्रामीण क्षेत्र में टोटल देखें तो 68 लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, शहरी क्षेत्र में देखें तो 84% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर योग देखें, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में टोटल मिलाकर के देखें तो पुरुष 82% है और महिलाएं 65% है, और टोटल पूरे भारत में देखें तो 74% लोग ऐसे हैं जो शिक्षित है या साक्षात्कार है, साक्षरता दर में आते हैं। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण का। किसका, मात्रात्मक वर्गीकरण, मतलब अब मात्रा के आधार पर या क्वांटिटेटिव जिनको कहा जाता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। गुणात्मक वर्गीकरण हो गया, फिर दूसरा कौन सा है, मात्रात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक वर्गीकरण में आंकड़ों का वर्गीकरण उन विशिष्टताओं के आधार पर किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से मात्रात्मक होती है। तो मात्रात्मक वर्गीकरण में उन आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाएगा, उन विशेषताओं को आधार बनाया जाएगा जो स्वाभाविक रूप से कैसी होगी, मात्रात्मक होगी। मतलब जिनमें मात्रा की बात होगी, जिनमें क्वांटिटी की बात होगी, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। अब बात हो रही है किसकी, क्वांटिटी की बात हो रही है। तो जहां जहां पर मात्रा का या क्वांटिटी का प्रयोग होगा वो किस में आ जाएंगे, मात्रात्मक वर्गीकरण में या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। दूसरे शब्दों में इन विशिष्टताओं को मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है, जैसे आयु, कद, उत्पादन, आय इत्यादि मात्रात्मक विशिष्टता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो ये विशिष्टता है इनको मात्रात्मक रूप में मापा जाता है, जैसे उसकी आयु कितनी है, ठीक है, तो आ गया ना 10, 12, 15, 20 कितने हैं, उसका कद कितना हाइट उसकी है, उसका उत्पादन उन्होंने कितना उत्पादन करा, 100 किलो का, 200 किलो का, उनकी आय, उनकी इनकम कितनी है। तो यहाँ पे मात्रा आ रही है, क्वांटिटी आ रही है कि साहब इतनी क्वांटिटी है, जहां पर हम सीधा से कहते हैं जो संख्या वाली सी बात है कि हाँ साहब इतनी संख्या में, तो क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है, तो मात्रात्मक जो है ये इसमें आ जाएंगे। विचाराधीन विशेषताओं के मानों को दर्शाने के लिए सीमाएं निर्धारित करके वर्गों का गठन किया जाता है, जिन्हें वर्ग सीमाएं कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये तो आप पढ़ ही चुके हो वर्ग सीमाएं क्या होती हैं। तो विचाराधीन विशेषताओं के मानों को, विचाराधीन देखो दो शब्द होते हैं बेटा, एक विचारहीन होता है और एक विचाराधीन होता है। विचाराधीन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, जो अभी हमारे विचार में है, ठीक है, जो अभी हमारे विचार में है, अभी विचारों के अधीन है, अभी हटाया नहीं है। ऐसा नहीं कि इस मामले को बिल्कुल ही रफा दफा कर दिया। जैसे आज कोई मुझे बोले कि सर 11th के 1 शॉट, तो मैंने बोला हाँ बेटा विचाराधीन है, अभी मैं विचार कर रहा हूँ, इस पर विचार कर रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल बनाएंगे, चिंता मत करो, मत करो, ये विचाराधीन है, अभी विचार में है, चल रहा है ये मामला। पर एक तरफ कहूँ विचारहीन, मतलब विचार ही नहीं मेरे पास, कोई आइडिया ही नहीं मेरे पास, नहीं, वो विचारहीन अलग हो जाता है। विचाराधीन तो जो भी विचार में हमारे है, जो भी हमारे आइडियाज में जो है, तो विचाराधीन जो विशेषताएं होती है उनके मानों को, उनके वैल्यूज को दर्शाने के लिए हम कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं। उन सीमाओं के जो वर्गों का निर्धारण करेंगे, गठन करेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, वर्ग सीमा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वर्ग सीमाएं कहा जाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण का एक उदाहरण सारणी 4.2 में दिया गया है। तो यह आपकी सारणी 4.2 है, जिसमें क्या कहा गया है, बिहार में एक चुनावी अध्ययन हेतु 542 उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार वितरण। तो देखो बिहार में एक चुनावी अध्ययन की, चुनाव के मामलों में अध्ययन करना था, तो 542 जो उत्तरदाता है, जो उत्तर देने वाले हैं, उनके आयु के अनुसार क्या करा गया, अध्ययन करा गया। इधर आयु समूह लिखा गया है वर्ष 20 से 30 साल के लोग हैं। अब देखो विचाराधीन कौन है इसमें, 20 से 30 साल के बीच के लोग, तो इसमें 30 को काउंट नहीं करेंगे, 20 से 29 तक का काउंट करेंगे, आप पढ़ चुके हो। इसमें 30 से 40 साल के लोग, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 के लोग। अब उत्तरदाताओं की संख्या देखो, 20 से 30 के बीच में उत्तरदाता कितने थे, 3 लोग थे। 30 से 40 के बीच में कितने थे, 61 लोग थे।
40 से 50 कितने थे? 132 लोग थे। 50 से 60 कितने थे? 153 लोग थे। 60 से 70 कितने थे? 140 लोग थे। 70 से 80 कितने बेटा? 51 है। और 80 से 90 2 है। और ये टोटल मिलाकर करके 542 है। मैं कह सकता हूं 20 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक के लोगों से 542 लोगों से एक बार बातचीत करी गई। अध्ययन के साथ चुनावी जो बिहार में चुनाव है उसके रिगार्डिंग बातचीत हुई है, ठीक है। और अब इनका जो प्रतिशत है वो प्रतिशत आ जाएगा 0.55, 11.25 इस प्रकार से, और ये टोटल 100% बन जाएगा। मतलब 542 में से कितने लोगों से यहाँ बात हुई तो उसका परसेंटेज, यहाँ कितनों से हुई उसका परसेंटेज। ये जो स्रोत है, सोर्स है, अभी आगे आपको काम आएगा, सोर्स जो है आगे भी काम आएंगे। तो ये जो डेटा लिया गया है ये कहां से लिया गया है? असेंबली इलेक्शन पटना सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज पटना। तो यहां पूरा आपको बताया गया है कि ये जो डेटा है इन जगह से, इस स्थान से हम लोगों ने लिया है। किताब ने, NCERT ने यहां से इस डेटा को यहां पे रखा है। तो ये आपकी NCERT में ही है, तो आप इसको पूरी टेबल को देख सकते हो। तो अब यहां पर देखो क्या है, मात्रात्मक बात हुई है, मात्रा में, नंबरों में बात हो रही है ना, मात्रा आ रही, क्वांटिटी आ रही कि इतनी संख्या, इतनी संख्या, इतनी मात्रा में, इतनी मात्रा में। और यहाँ पे क्या करा गया, वर्ग सीमाएं बनाई गई 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 ये वर्ग सीमाएं बनाई गई। फिर हमारा जो तीसरा है वो है कालिक वर्गीकरण। कालिक वर्गीकरण का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन करा जा रहा है वो किस बेसिस पे करा जा रहा है? टाइम के बेसिस पे करा जा रहा है, समय के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। इस वर्गीकरण में वर्गीकरण का आधार समय होता है तथा आंकड़ों को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो अब ये वाला जो वर्गीकरण है ना, इसमें जो आधार है वो क्या है? समय है। समय को, टाइम को क्या करा जाता है? बेस माना जाता है कि हाँ भैया समय के बेसिस पे इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, इस साल में इतना, इस साल में इतना, इस साल में इतना। तो टाइम को हम आधार मान करके चल रहे हैं। तो टाइम को आधार मान करके समय के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं? समय के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे अपन आज कह सकते हैं कि भैया बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, कि हमारी जो लाइफ है कोरोना से पहले कैसी थी, कोरोना के बाद में कैसी। बिफोर कोरोना हम ऑनलाइन का कम प्रयोग करते थे, आफ्टर कोरोना ऑनलाइन का प्रयोग बढ़ गया है। बिफोर कोरोना थोड़ा सा जो सोशल ज़्यादा गैदरिंग हुआ करते, अब तो वैसे नॉर्मल हो गया, इतना वो नहीं है, पर थोड़ा फिर भी लोगों में रहता है। कुछ लोग अभी मास्क वास्क लगा करके रखते हैं और रखते हैं। तो हम कह सकते हैं टाइम के बेसिस पे टाइम। अब इसमें टाइम क्या कह सकते हैं? 2020 से पहले और 2020 के बाद, या ईयर वाइज भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ भाई 20 में ये कंडीशन थी, 21 में ये थी, 22 में ये थी, 23 में ये चल रही है। तो समय के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, डिवाइड करते हैं। समय घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, वर्षों इत्यादि में हो सकता है। तो समय की कोई यहाँ गारंटी नहीं है कि साल ही होगा। समय घंटे भी हो सकता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ते भर, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, महीने के महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, और सालों के साल, वर्षों के वर्षों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 घंटे का ले, 1 मिनट का ले या 1 साल का ले। ये समय कोई सा भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, हफ्तों में भी हो सकता है, महीनों और वर्षों में भी हो सकता है। उपयुक्त सारणी में वर्गीकरण का आधार एक वर्ष में बिक्री है जिसके मान समय के स्केल पर दिखाए गए। तो ये वाली जो टेबल है, कौन सी टेबल? 4.3। इस 4.3 में जो आधार बनाया गया वो वर्ष को बनाया गया। सारणी 4.3 एक चाय की दुकान की 1995 से 2000 तक की वार्षिक बिक्री का विवरण बताया गया। मतलब एक चाय की दुकान है, वो चाय की दुकान 1995 1995 से लेकर करके 2000 तक, मतलब 5-6 सालों में उसने टोटल पूरे साल में कितनी बिक्री करी है वो देखो। यहाँ पे रुपीज में बेटा, ठीक है, रुपीज में है, लाख रुपए में है। 1995 में एक चाय की दुकान ने कितनी बिक्री करी? 79.2 लाख, 79.2 लाख रुपए की बिक्री उसने करी है, सोचिए। 1996 में 81.3, मतलब मैं लगभग कह सकता हूँ 81 लाख रुपए साल के कमाए। 81 लाख रुपए साल के कमाने का मतलब है, अपन एक बार 80 लाख भी मान लेते हैं, 12 से भाग देते हैं तो 12 छंग 72, तो लगभग हर महीने का आप लगा सकते हैं कि 6-6.5 लाख रुपए व्यक्ति अर्न कर रहा है। अब इसमें यह नहीं पता कि उसका जो है पूरा खर्चा वर्चा काट करके है या नहीं है, पर यहाँ पे बताया गया है। 1995 में उसमें 79.2 कमाया है, 96 में 81.3 लाख रुपीस कमाए, 97 में उसने 82.4 लाख कमाए, 98 में 80.5 लाख रुपए कमाए,
1999 में तो उसने पूरा 1 करोड़ का आंकड़ा पा लिया। 100 लाख का मतलब है 1 करोड़ रुपए चाय वाले ने कमा लिए हैं। और 2000 में फिर इसकी थोड़ी सी गिरावट आ गई और उसने 91 लाख ही रुपए कमाए। तो यहाँ पर वर्षों के हिसाब से दर्शाया गया है, वर्षों के हिसाब से बताया गया है कि भैया उसने पूरे साल में कितनी इनकम करी है, और वो भी कितने में, लाखों में उसकी इनकम बताई गई है। ये सारणी 4.3 किस पर आधारित है? कालिक वर्गीकरण पर, समय के आधार का जो वर्गीकरण है उस पर आधारित है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं स्थानिक वर्गीकरण की। कहां की बात कर रहे हैं? स्थान की बात कर रहे हैं। स्थानिक जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जब कोई वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाए कि वर्गीकरण का आधार स्थान हो तो इसे स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। अब जब कोई भी वर्गीकरण, कोई भी क्लासिफिकेशन इस आधार पे किया जाए कि उसका वर्गीकरण का आधार स्थान हो, मतलब उसका जो बेसिस है वो किसको माना गया है? स्थान को माना गया है, ठीक है, प्लेस को माना गया है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। ये स्थान कोई गांव, कस्बा, खंड, जिला, राज्य या देश आदि हो सकता है। तो ये स्थान कोई गांव भी हो सकता है, मतलब अब हम स्थान को आधार मान रहे हैं तो कोई गांव भी हो सकता है, कोई कस्बा भी हो सकता है, कोई खंड भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है, कोई राज्य भी हो सकता है और कोई देश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम स्थान की बात कर रहे हैं तो स्थान में एक छोटे से गली मोहल्ले से लेकर करके एक बड़े से बड़े जो देश है उस की चर्चा हो सकती है। हम स्थान की चर्चा यहाँ पे जब करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, इस टेबल पे आ जाइए। इस टेबल में कहा गया है सारणी 4.4, एक वर्ष में भारत द्वारा शेष विश्व में कुल निर्यात की भागीदारी का प्रतिशत। देखिए क्या कहा गया है कि एक वर्ष में भारत द्वारा, भारत ने पूरे विश्व में जो निर्यात करा है, जो एक्सपोर्ट करा है, उसकी भागीदारी की, हमने किसको कितना एक्सपोर्ट करा है वो बता रहा है। गंतव्य स्थान और निर्यात भागीदारी, यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 12.5%। मतलब अगर हमने 100 रुपए का निर्यात करा है, मतलब 100 रुपए का सामान हमने विदेशों में बेचा है, तो 12.5 रुपए का सामान हम लोगों ने यूएस को बेचा है। उसके बाद जर्मनी 2.4, मतलब 2 रुपए 40 पैसे का सामान हम जर्मनी को बेच रहे हैं। अन्य यूरोपीय संघ देश, यूरोपीय संघ क्या है बेटा? यूरोपीय संघ आप लोगों ने कक्षा 10 में, मैंने आप लोगों को जब सत्ता की साझेदारी अध्याय 1 राजनीति विज्ञान पढ़ा होगा तो थोड़ा सा हिंट दिया होगा, और नहीं पढ़ा, और अगर आपके पास राजनीति विज्ञान भी तो आप कक्षा 12 में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, और नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप सभी को पता है यूरोप एक पूरा महाद्वीप है जिसपे 28-30 के आसपास देश होंगे। यूरोपीय संघ उस महाद्वीप पे ज्यादातर देश उस एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिसका नाम है यूरोपीय संघ। इसमें आज मौजूदा दौर में 27 देश इसमें जुड़े हुए हैं। इस यूरोपीय संघ का आप एक झंडा है इन लोगों का। इनके 27 देशों में से 12 देशों में एक ही मुद्रा, एक ही करेंसी चलती है जिसका नाम यूरो है, ठीक है। इनका मतलब काफी कुछ, मतलब बहुत यूनाइटेड है, बहुत एक होकर करके ये काम कर रहे हैं। और ये जो संस्था बनी थी यूरोपीय संघ, ये 1992 में 1992 में बनी थी। तो जर्मनी भी इस यूरोपीय संघ का भाग है, परंतु इसने क्या कहा, जर्मनी के अलावा जो बाकी और यूरोपीय संघ के देश हैं वो 10.9, मतलब बाकी सभी और इन देशों के साथ मिलाकर करके हम 10 रुपए 90 पैसे का व्यापार भारत कर रहा है, निर्यात कर रहा है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, या जिसे हम लोग ब्रिटेन, इंग्लैंड जो भी कहते हो आप लोग, वो ये यूके भी पहले इसका भाग था, पर 2020 में ये यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। तो इसके साथ हम लोग एक्सपोर्ट जो करते हैं वो 3.1 का करते हैं। जापान के साथ 2.2, रूस के साथ 0.7, मतलब 70 पैसों का ही निर्यात हम लोग वहां कर रहे हैं। चीन के साथ 4.7, मतलब 4 रुपए 70 पैसे का हम निर्यात वहां कर रहे हैं। पश्चिमी एशिया गल्फ सहकारी समिति, तो पश्चिमी जो एशिया है वहां पर 15.3 का। शेष एशिया जो बाकी फिर एशिया रह जाता है उसके साथ 29.4 का। तो अब अगर आप लोग देखो तो हमारा जो ज्यादा व्यापार है ना वो एशिया के साथ ही है। देखो जापान एशिया में आ जाएगा, तो यहां से आ जाओ। जापान एशिया में है, रूस एशिया में है, चीन एशिया में, ये पश्चिमी एशिया और ये बाकी एशिया। तो अब आप टोटल इनका करने बैठो तो कितना आ जाएगा, 7 7 14 14 2 16 3 19 4 23 3 ये 2 4 6 10 15 24 2 लगभग 54.3%। 54.3% तो जो भारत निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है इस टेबल के अनुसार, वो सिर्फ और सिर्फ एशिया के देशों को कर रहा है। बाकी जो रिमेनिंग है वो बाकी दुनिया के साथ हो रहा है। तो और ये जो बाकी अन्य, इन सब के अलावा जो बाकी किसी देश को अगर कर रहा है तो 18.8 कर रहा है, और टोटल इसका 100% आ जाएगा। ओके, तो ये एक वर्ष में भारत द्वारा शेष विश्व को कुल जो निर्यात करा गया उसकी भागीदारी को यहाँ पर दर्शाया गया है।
ये अब स्थान के आधार पर था कि भैया यूएसए, जर्मनी, यूके, जापान, रूस, चीन, पश्चिमी एशिया, यूरोपीय संघ, शेष एशिया, स्थान के आधार पर था। चलिए, तो जो 4 आधारों पर वर्गीकरण होता है, गुणात्मक आधार पे, मात्रात्मक आधार पे, स्थानिक आधार पे और कालिक वर्गीकरण, चारों के चारों जो वर्गीकरण है वो अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग। आंकड़ों का जो सारणीकरण है कि आंकड़ों को किस प्रकार से सारणी में सेट किया जाए और फिर सारणी का अंग क्या हो। जैसे याद करिए, आप लोगों ने अध्याय 2 में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो मैंने ये कहा था कि उसमें प्रश्नावली बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आपकी जो क्वेश्चनरी है, जो आप क्वेश्चंस पूछने वाले हो सामने वाले व्यक्ति से, चाहे वो मेल के द्वारा हो, चाहे वो डाक के द्वारा हो, चाहे टेलीफोन के द्वारा हो, चाहे आमने सामने हो, कोई सी भी हो, परंतु उसमें आपकी प्रश्नावली की एक बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए प्रश्नावली का तैयार होना बड़ा जरूरी है। तो जिस प्रकार से प्रश्नावली का तैयार होना बड़ा आवश्यक है, उसी प्रकार से आंकड़ों का सारणीकरण और उस सारणी का सही प्रकार से जो बनाना कि सारणी किस प्रकार से बन सकती है वो बड़ा जरूरी है। तो इसलिए अब भी अपन लोग यही समझेंगे कि जो सारणी है वो किस प्रकार से बनाई जा सकती है, सारणी में कौन कौन से अंग होने चाहिए, वो अभी अपन लोग जानेंगे। सारणी के निर्माण के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि एक अच्छी सांख्यिकी सारणी के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं। तो सारणी के निर्माण के लिए सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि एक जो अच्छी सांख्यिकी है उसकी सारणी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन से। क्योंकि अगर हम लोग सारणी का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम लोग टेबल बना रहे हैं, तो ये हमें पता तो होना चाहिए ना कि उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कौन से हैं। जब इन सभी अंगों को सुव्यवस्थित कर एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो इस सारणी के रूप में हो जाता है। अब देखो, जो भी हम डेटा रखना चाहते हैं उसको पूरा एक साथ हम लोग सुव्यवस्थित कर लेंगे, पूरा एक अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। जब उसको पूरा एक बार अच्छी तरीके से सेट कर लिया तो वो किस चीज का रूप ले लेगी, वो सारणी का रूप ले लेगी, जिससे हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, टेबल कह रहे हैं। सारणी की संकल्पना का सबसे सरल तरीका यह है कि आंकड़ों को कुछ व्याख्यात्मक सूचनाओं के साथ पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाए। तो सबसे अच्छा जो तरीका है, जो आसान तरीका है किसका, सारणी का, वो क्या है कि हम पंक्तियों में और स्तंभों में बांट दें। ठीक है, हम लोग पंक्ति बना दें और स्तंभ बना दें। इस प्रकार से हम जब पंक्ति और स्तंभ बना देंगे तो थोड़ा सा मान लिया आसान हो जाएगा कि सब ये जैसे अपन ने देखा था कि पुरुष, महिला, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और योग, ठीक है, और इसी प्रकार से नीचे पुरुष, महिला और योग, इस प्रकार से ना, तो वो पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाए, वो आसान है। सारणीकरण के कार्य को एकविध, द्विविध या त्रिविध वर्गीकरण द्वारा किया जा सकता है, जो कि आंकड़ों की विशेषताओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सारणी का जो कार्य है वो 1 वे, 2 वे और 3 वे क्लासिफिकेशन से किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वहां पे आपके पास आंकड़े जो है, डेटा है, वो कितना है। एक अच्छी सारणी में निम्न बातें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो अब एक जो अच्छी सारणी होगी उसमें जो निम्न बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं वो होनी चाहिए, वो देखते हैं। सबसे पहले जो है वो है सारणी की संख्या। अब इस सारणी जब भी आप बना रहे हैं, टेबल जब भी आप बना रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी सारणी, एक अच्छी टेबल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो ये है। सबसे पहले सारणी संख्या। किसी सारणी की संख्या उसकी पहचान के लिए निर्धारित की जाती है। तो जो सारणी की संख्या होती है वो किस लिए होती है, उसकी पहचान के लिए निर्धारित की जाती है, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स हैं या जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो टी शर्ट्स पे अपने नंबर डलवाते हैं। ठीक है, नाम लिखा हुआ भी होता है और नहीं भी लिखा हुआ तो नंबर डलवा दिया। अब वो नंबर किस लिए हो गया कि हाँ साहब, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाली नंबर की टी शर्ट मेरी है, इस वाले नंबर की टी शर्ट उसकी है। तो इस प्रकार से नंबर से क्या हो गया, एक आइडेंटिफिकेशन मिल गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सारणी को क्या संख्या दी जाती है उसकी पहचान के लिए। जैसे अपन ने देखा सारणी 4.1, सारणी 4.2, ये 4.1, 4.2 क्यों, 4 तो इसलिए दर्शाया गया कि अध्याय 4 का भाग है। 4 तो इसलिए कि अध्याय 4 का भाग है, और अध्याय 4 में ये पहली सारणी है, ये दूसरी सारणी है, ये तीसरी सारणी है, ये चौथी सारणी है। जो पहली सारणी है उसको 4.1, 4.1 सारणी का नाम दिया गया, फिर सारणी 4.2 का नाम दिया गया, इस प्रकार से नाम दिया गया। तो उससे उसकी पहचान हो रही है। यदि कहीं एक से अधिक सारणियां प्रस्तुत की जाती है तो उन सारणियों की संख्या ही उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। अब देखो इस चैप्टर में कितनी सारणियां होगी, सारणी 1, 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगी, बहुत सारी सारणियां होगी। तो अब उनको सबको अलग करने का काम जो है वो सारणी संख्या ही कर रही है। 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 है, ये 4.4 है।
इसे सारणी के ऊपर या शीर्षक की शुरुआत के साथ दिया जाता है। तो ये कहां पे लिखी जाती है, या तो सारणी के ऊपर या जो शीर्षक लिखा जाता है उसी के शुरुआत में लिख दी जाती है। तो जैसे आपने देखा सबसे ऊपर सारणी लिखा होता, फिर उसका शीर्षक लिखा होता कि साहब ये जो सारणी बनाई गई है उसका मेन मुद्दा क्या है, क्यों है। जैसे देखा साक्षरता दर के लेकर करके, चाय वाले की जो कमाई है वो, भारत कितना निर्यात कर रहा है वो उसका शीर्षक हो गया, और उसके ऊपर लिखा होता ना सारणी 4.1, सारणी 4.2। ये यदि एक पुस्तक में बहुत सारी सारणियां हैं तो संख्या आरोही क्रम में दी जाती है। अगर एक ही पुस्तक में बहुत सारी सारणियां हैं तो उनको किस क्रम में दिया जाएगा, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाएगा। मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं, छोटे से जो बड़ा है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सामान्यतः सारणी की अवस्थिति के अनुसार सारणी की पहचान के लिए संख्या जैसे 1.2, 3.1 इत्यादि भी दी जा सकती है। अब जैसे देखिए ये आपकी टेबल दे रखी है, इस टेबल में देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सारणी की संख्या। तो ये रहा सारणी की संख्या, सारणी 4.1, और ये जो इसका है पूरा ये क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। तो शीर्षक के साथ या शीर्षक के ऊपर भी लिखा जा सकता है। तो सारणी की संख्या या तो आप चाहे यहां लिख दो और चाहे इसके साथ, जैसे यहां पे लिखी हुई सारणी 4.5, लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या। तो भैया स्थिति और उनके लिंग के आधार पर कितने श्रमिक है, कितने गैर श्रमिक है, उनकी भारत में जो जनसंख्या है वो दर्शाई गई है। तो सारणी की संख्या यहाँ भी आ सकती है और यहाँ पर भी आ सकती है। फिर उस सारणी की संख्या के नीचे आपका जो शीर्षक है वो आ सकता है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, वो है शीर्षक, टाइटल। सारणी का शीर्षक सारणी की विषय वस्तु की व्याख्या करता है। इसे बहुत स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सावधानीपूर्ण चुने गए शब्दों में होना चाहिए ताकि सारणी का भाव बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसमें अस्पष्टता ना हो। तो सारणी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल विषय वस्तु की व्याख्या करता है। मतलब जो पूरा हम लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं ना, उसकी पूरा जो है एक कहते हैं कंक्लूजन हम लोगों को दे दे। जैसे हमने देखा कि वे चाय वाले की कमाई, तो हमें पूरा पता था चाय वाले की पूरे साल की कमाई बताएगा। हमें ये पता था भारत ने किन किन देशों को निर्यात करा वो बताएगा। तो चाय की जो है विषय वस्तु की व्याख्या है। तो सारणी का जो शीर्षक होगा वो विषय वस्तु की व्याख्या के, जो हमारा पूरा मेन कंटेंट है उसकी हेडिंग हो जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे कंफ्यूजन वाला नहीं कि आप ऊपर तो लिख रहे हो कि चाय वाले की कमाई, फिर नीचे दे रखा है ये इसमें से तो दूध वाले की थी, इतनी इसको है ना चाय बिस्किट बेचने से हो रही थी। नहीं, वो चाय वाले की तो चाय वाले की एग्जैक्ट। संक्षिप्त हो, ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, और सावधानीपूर्ण चुने गए शब्द होने चाहिए, अच्छे बेहतर शब्दों जिससे सामने वालों को आसानी से समझ में आ जाए। सारणी का भाव बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसमें अस्पष्टता ना हो। तो मतलब उसको पढ़ते ही सारणी का क्या मुख्य उद्देश्य है, ये टेबल क्यों हमारे सामने रखी गई है, ये हमें समझ में आ जाए, इस प्रकार का टाइटल उसको देना चाहिए। इसे सारणी के बिल्कुल ऊपर तथा सारणी संख्या के ठीक बाद में या इससे ठीक नीचे दिया जा सकता है। तो सारणी के बिल्कुल ऊपर टॉप में दे सकते हो आप, सारणी संख्या के ठीक बाद यहाँ सारणी संख्या लिख दी, फिर यहाँ लिख दिया, या उसके बराबर में भी आप उसको लिख सकते हो। आइए देखते हैं, ये वापस वही टेबल में लेकर के आया हूं। ये टेबल में ये वाला जो दे रखा है, लिंग एवं अवस्थिति के अनुसार श्रमिकों एवं गैर श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या, ये क्या है बच्चों, ये इसका शीर्षक है, टाइटल है। अब इसको देखते मुझे साफ पता चल रहा है कि दो आधारों पर, लिंग के आधार पर और वो कहाँ रहते हैं, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कहाँ रहते हैं, उस आधार पर श्रमिक और गैर श्रमिकों की जो जनसंख्या है उसका भारत में पता लगाया जा रहा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ये है, शहरी क्षेत्र में ये, कुल क्षेत्र में ये है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर तीसरा काम है उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक जो है वो। सारणी के प्रत्येक स्तंभ के ऊपर की ओर एक स्तंभ नाम दिया जाता है जो स्तंभ के अंतर्गत दी गई संख्याओं की व्याख्या करता है। इसे उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक कहते हैं। तो अब एक जो स्तंभ होता है, अपन ने पढ़ा है, ठीक है, स्तंभ होंगे और पंक्तियां होंगी, तो स्तंभ को भी शीर्षक दिया जाएगा, उसको भी टाइटल दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये वाला जो दे रखा है ना, ये स्तंभ का शीर्षक, स्तंभ शीर्षक ये हो गए, श्रमिक हो गया, अवस्थिति हो गया, लिंग हो गया, गैर श्रमिक हो गया, योग हो गया। ये क्या हो गया, ये एक एक स्तंभ, ये अवस्थिति का स्तंभ हो गया, ये लिंग का हो गया, ये श्रमिक, श्रमिकों में मुख्य, आंशिक, योग, गैर श्रमिक और ये योग, इस प्रकार से। ओके, अब इसी प्रकार से आप देखेंगे अगला जो टाइटल होगा वो पंक्ति का होगा। तो इधर पंक्तियों को भी दे रखा है, पंक्ति शीर्षक कि भैया ग्रामीण है, शहरी है, कुल है, तो इस प्रकार से। ठीक है ना, और फिर पुरुष, स्त्री, योग, ये तो चलता ही रहेगा। अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक, अब इसमें वो पंक्ति का शीर्षक बताएगा। उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक की भांति सारणी की प्रत्येक पंक्ति को भी एक शीर्षक दिया जाता है। तो जैसा आपने स्तंभ को शीर्षक दिया वैसे आप पंक्ति को भी शीर्षक देंगे।
पंक्तियों के नाम को अवशीर्ष या अवशीर्ष मध्य भी कहते हैं। ये और संपूर्ण बाह्य स्तंभ को अवशीर्ष स्तंभ कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि इसको अवशीर्ष या अवशीर्ष मध्य भी कहा जाता है। संपूर्ण जो बाह्य स्तंभ होते हैं उसको अवशीर्ष स्तंभ कहा जाता है, और जो पूरा बाह्य स्तंभ होता है उसको अवशीर्ष स्तंभ कहते हैं। पंक्ति शीर्षकों का संक्षिप्त विवरण सारणी के बिल्कुल ऊपर बाईं ओर दिया जा सकता है। तो ये आ जाइए, ये इधर बाईं ओर दे रखा है, पंक्ति शीर्षक या अवशीर्ष, अवस्थिति, नहीं ये ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया, इस प्रकार से स्त्री पुरुष योग, इस प्रकार से। अब आ जाते हैं सारणी का मुख्य भाग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने सारा टाइटल वाइटल ले लिया, संख्यांक डाली, अब जो सारणी का जो मुख्य भाग है वो देखिए। सारणी का मुख्य भाग वह होता है जिसमें वास्तविक आंकड़े होते हैं। ये तो अभी तक तो आपने तैयारी करी है कि स्त्री पुरुष में बांटा, ग्रामीण क्षेत्र शहरी में बांटा। अब जो मेन जहां डेटा है वो क्या होगा, सारणी का मुख्य भाग होगा। सारणी में किसी भी संख्या आंकड़े की अवस्थिति उसकी पंक्ति एवं स्तंभ के अनुसार सुनिश्चित होती है। तो सारणी में कोई भी संख्या या आंकड़ा कहां लिखा जाएगा ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी पंक्ति में, पंक्ति पर और स्तंभ पर निर्भर करता है कि कौन सी पंक्ति में आएगा और कौन से स्तंभ में वो आएगा। उदाहरण के लिए द्वितीय पंक्ति एवं चौथे स्तंभ के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि सन 2001 में ग्रामीण भारत में 25 करोड़ गैर श्रमिक महिलाएं थी। तो ये आइए देखते हैं अपन, ये देखिए। तब ये जो पूरा है ये क्या है, पूरा मेन डाटा है। ये पूरा अपने पास जो मुख्य आंकड़ा है वो है सारणी का जो मुख्य भाग है ये वाला है, जहां पे अपन को कुछ आंकड़ों की जानकारी हम लोगों को मिल रही है। फिर बात करते हैं माप की इकाई। यदि पूरी सारणी में माप की इकाई समान रहे तो सारणी की संख्या वास्तविक आंकड़ों को सदैव सारणी के शीर्षक के साथ लिखा जाना चाहिए। तो अगर आप माप की इकाई ले रहे हो कि साहब हम इस बेसिस पे इतना माप कर रहे हैं, तो आप अगर एक समान ले रहे हो तो वो भी आपको लिख देनी चाहिए। यदि सारणी की पंक्तियों या स्तंभों के लिए भिन्न माप इकाई हो तो उन इकाइयों की चर्चा निश्चित रूप से उपशीर्षक या अवशीर्ष के साथ की जानी चाहिए। अगर आप पूरे में एक ही अपना रहे हो तो कहीं पे सारणी के शीर्षक के साथ लिख दो। सारणी का शीर्षक जैसे आपने देखा लाख रुपए में, ठीक है, लाख रुपए, अब ये एक आपने माप की इकाई ले ली, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख लो कि जो भारत में प्रतिशत में, इतने प्रतिशत में, तो ऐसे अगर अब आप पंक्ति की और स्तंभ की अलग अलग ले रहे हो तो जहां पंक्ति का शीर्षक डाल रहे हो वहां ब्रैकेट में लिख दो, और जहां स्तंभ का शीर्षक डाल रहे हो वहां ब्रैकेट में लिख दो। यदि संख्याएं बहुत बड़ी है तो इन्हें पूर्णांक बना देना चाहिए, और पूर्णांक बनाने की विधि का संकेत दिया जाना चाहिए। तो अगर संख्याएं बहुत बड़ी तो पूर्णांक बना दो, डेसिमल एसिमल नहीं, पूर्णांक बना करके दिखा दो कि साहब ये डेटा है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे अगर आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे इकाई का दे रखा है करोड़ रुपए कि भाई सब करोड़ों में ही है, 38 करोड़, 36 करोड़, 74 करोड़, इस प्रकार से। फिर बात करते हैं स्रोत या सोर्स कि आपने ये जो कंटेंट लिया है वो लिया कहां से। ये एक संक्षिप्त विवरण या वाक्यांश होता है जिसमें सारणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के स्रोत के बारे में बताया जाता है। अब आपने पढ़ रखा है प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तो जो द्वितीयक आंकड़े होंगे तो उनमें तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा ना कि भैया मैंने ये जो आंकड़ा लिया है वो डेटा लिया है, कहां से लिया है, तो आंकड़ा का स्रोत आपको मेंशन करना होगा। यदि एक से अधिक स्रोत है तो सभी स्रोतों के बारे में लिखा जाना चाहिए। अगर एक से अधिक सोर्सेज है तो आप उन सभी के बारे में लिखिए। स्रोत को प्राय सारणी के नीचे दिया जाता है, और स्रोत जो होता है हमेशा सारणी के नीचे होता है। जैसे ये देखें स्रोत, अब ये जो जानकारी हमने ली है कहां से ली है, भारत की जनगणना 2001 से एनसीईआरटी ने ली है, और फिर एनसीईआरटी से अपन ने ले ली। तो सोर्स अपन ने भारत की जनगणना को इस्तेमाल करा है। फिर है लास्ट हमारा टिप्पणी। टिप्पणी किसी सारणी का अंतिम अंग होता है। पाद टिप्पणी के अंतर्गत किसी सारणी के आंकड़ों की विषय वस्तु की उन विशेषताओं के बारे में व्याख्या की जाती है जो कि स्वतः स्पष्ट नहीं होती और नहीं पहले कहीं उनकी व्याख्या की गई होती है। तो पाद टिप्पणी एक प्रकार से जो चीज इस पूरी टेबल में कहीं कवर नहीं हुई है या क्लियर नहीं हो पाई है उसको वहां टिप्पणी में बता दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे रिजल्ट आता है बच्चों का, तो उसमें लिखा रहता है AB, FP, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो वो लास्ट में आकर के क्या कर देते हैं, AB मतलब एब्सेंट, F मतलब फेल। तो जो कहीं वर्णन नहीं करा था वो लास्ट में जाकर के वर्णन कर देते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए, अब ये टिप्पणी लिख रखी है, संख्याओं को निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है। अब ये जो संख्या है ना, निकटतम जो करोड़ रुपए में आ रहा है उसमें दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8.8 करोड़ रुपए है, तो इसको 8.8 ना रख के 9 करोड़ बना लिया गया है। इस प्रकार से ये बात इस यहाँ पे दिखा दी गई। ये अब आपके पास पूरी टेबल आ गई। सारणी संख्या, शीर्षक, स्तंभ का शीर्षक, पंक्ति का शीर्षक, माप इकाई की, सारणी का मुख्य भाग, स्रोत और पाद टिप्पणी। कितने हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 चीजें हमें सारणी बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। ओके,
और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो लर्न एशिया आर्ट्स लेकर के आया है आप लोगों के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कोर्सेज, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगी क्लास की PDF और आप लोगों के होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्न एशिया आर्ट्स की एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला रखा है। और ये कोर्सेज लेने के लिए आप इन 2 नंबरों पे कॉल करिए और टीम को कहिए कि सर मैम मेरा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल लर्न एशिया आर्ट्स को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।